नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। आज हम बात कर रहे हैं एक स्टडी की जिसका विषय है अर्ली एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन फॉर मुस्लिम चिल्ड्रंस इन इंडिया एंड एनालिसिस ऑफ नर्सरी स्कूल एडमिशन इन प्राइवेट स्कूल्स ऑफ दिल्ली, जिसे सुकन्या सेन और जन्नत फातिमा फारूकी ने किया है। जन्नत फातिमा फारूकी दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से रिसर्च स्कॉलर हैं, वो पीएचडी कर रही हैं, और सुकन्या सेन कंसल्टेंट हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में। इस स्टडी के माध्यम से ये कहा गया है कि सिर्फ 3% मुस्लिम बच्चे आज के समय पर प्री प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन को अटेन कर पा रहे हैं, स्कूलों में दाखिला ले पा रहे हैं। यहाँ हम प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें कही गई हैं इस स्टडी में, जिसमें यह भी बताया गया है कि कैसे इसमें भी जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी कहीं ना कहीं सामने देखने को मिलता है। इन सभी तमाम बातों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जन्नत फातिमा फारूकी। सबसे पहले जन्नत, आप हमें ये बताइए कि इस विषय को लेने के पीछे आपकी क्या सोच थी और क्या वजह रही कि आपने इस विषय को ही चुना? मैं आपको बताना चाहूंगी पहले कि मैंने जो अपना मास्टर्स इन सोशल वर्क है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से किया है। उसके बाद मैंने एमफिल किया डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क से दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और अब मैं पीएचडी उसी डिपार्टमेंट से कर रही हूँ। जो मैंने एमफिल का टॉपिक चुना था वो बहुत ही न्यूट्रल टॉपिक था, जो वाद विवाद में ज्यादा नहीं था। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का क्या असर होगा बच्चों के ऊपर, बस एक न्यूट्रल टॉपिक था। सोचा था पीएचडी का टॉपिक भी ऐसे ही कुछ चुनूंगी जो ज्यादा पॉलिटिसाइज ना हो, जो जिससे बस कहानी आगे बढ़ते रहे। पर आजकल का जो माहौल है हमारे देश का, स्पेशली मुसलमानों के लिए, उसने मुझको मजबूर किया कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करूं। और कुछ निजी वाकयात ऐसे हुए कि जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक चुना। अगर जो आपने बोला, मेरी स्टडी जो है अर्ली एजुकेशनल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन, तो अगर आप, मेरी एक बेटी है 6 साल की है, और हमने उसका नर्सरी स्कूल में दिल्ली में एडमिशन करवाने की कोशिश करी। और अगर आप लोगों में से किसी ने भी इस नर्सरी स्कूल की रेस में, दिल्ली की प्राइवेट स्कूल की रेस में भाग लिया होगा, तो आपको पता होगा कि पीएचडी में मेरे लिए एडमिशन पाना ज्यादा आसान था, पर मेरी बेटी का एडमिशन करवाना एक प्राइवेट स्कूल में ज्यादा मुश्किल। कभी आप मतलब आप यू आर हियरिंग पेरेंट्स के वो 50 फॉर्म भर रहे हैं, 100 फॉर्म भर रहे हैं, 100 स्कूलों के फॉर्म, और तब जाके कहीं एक जगह नाम आ जाता है। खैर, हमने भी इस रेस में हिस्सा लिया और बेटी का नाम आ गया एक अच्छे स्कूल में, क्योंकि हम साउथ दिल्ली में रहते हैं, तो वहां पे एक अच्छे स्कूल में नाम आ गया। खुशी हुई कि नाम आ गया। पर जब लिस्ट मैंने देखी कि जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो मैंने देखा कि उन 300 बच्चों में से सिर्फ एक मेरी ही बेटी थी जो एक्सप्लिसिटली जिसका मुस्लिम नेम था। मतलब आई डोंट नो, शायद 2-3 और बच्चे होंगे जिनका नाम मैं नहीं समझ पाई होंगी मुसलमान, बट एक्सप्लिसिट मुसलमान नेम विद अ मुस्लिम सरनेम सिर्फ मेरी ही बेटी का था। और शायद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एक आधा बच्चे और मुसलमान आए होंगे, पर फिर भी अगर 3 से 4 बच्चे भी 300 बच्चे में से मुसलमान हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही चिंता और फिक्र का मुद्दा बना। और मैंने सोचा कि क्या ये सिर्फ इसी स्कूल का हाल है, प्राइवेट स्कूल का, कि या शायद और भी प्राइवेट स्कूल दिल्ली का यही हाल है। तो मैंने सोचा एक रिसर्च करती हूँ इसके ऊपर, और मैंने सुकन्या और मैंने जितने भी उस टाइम पे एडमिशन लिस्ट निकल रही थी, स्कूलों के वेबसाइट पे पब्लिश होती है लिस्ट, तो इट इज एन ओपन सोर्स लिस्ट। तो हमने उसका एक स्क्रीनिंग, नामों की स्क्रीनिंग करनी शुरू करी, और हमने पाया कि 3% से भी कम बच्चे थे जो मुस्लिम बच्चों का एडमिशन हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में, नर्सरी स्कूल में। तो अगर एंट्री लेवल पर ही बच्चे प्राइवेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब प्राइवेट स्कूल में बच्चा हो तभी कॉलेज अच्छा मिलेगा। ये जो रेस है, ये नेवर इनफिनाइट रेस का पार्ट है हम लोग। तो जब एंट्री लेवल पे ही डिसएडवांटेज्ड है एक मुसलमान बच्चा हमारे देश में, तो आगे जाके इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो ये एक पर्सनल इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, और इसलिए मैंने ये रिसर्च चुनी। और इस रिसर्च से रिलेटेड जो मेरे पीएचडी का टॉपिक है वो है टू बी अ मुस्लिम चाइल्ड इन इंडिया। उसके क्या चैलेंजेस हैं, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ मदरिंग अ मुस्लिम इन कंटेम्प्रेरी इंडिया।
मतलब जो एक इस्लामोफोबिया का माहौल है, फोबिया मतलब सबके उसके लिए एक डर, और इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम को और मुसलमानों को एक ऐसी शह बना देना जिससे डरना चाहिए। तो अगर ऐसे माहौल में बच्चों की मानसिकता पे, मुसलमान बच्चों की मानसिकता पे क्या असर आ रहा है, ये है मेरे पीएचडी का विषय। जी। तो जनरल, जब आप ये रिसर्च कर रही थी तो आपने इसका क्या सैंपल तैयार किया, और जब वो सैंपल आप तैयार कर रही थी तो उसके पीछे क्या सोच थी जो आपने सैंपल्स लिए? देखिए, जब मैंने ये रिसर्च करनी शुरू करी तो सोच सिर्फ ये थी कि क्योंकि मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, और तो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था कि जब सैंपल तैयार हो तो जो अपने पर्सनल बायसेस हैं उसको एक तरफ रखना है, और जब वो क्योंकि ये वाली स्टडी जो है वो क्वांटिटेटिव स्टडी है, स्टैटिस्टिकल स्टडी है, तो इसमें मेरा या मेरी बच्ची का इसका हमारा कोई इंटरफेरेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो बायसेस कम करने के लिए हमने जो सैम्पलिंग और मेथोडोलॉजी यूज करी वो बिल्कुल क्वांटिटेटिव थी। अगर आप स्टडी पढ़ेंगे जो कि ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, तो हमने स्कूल्स को रैंडमली सेलेक्ट करा, और पूरे उस दिल्ली के हर डिस्ट्रिक्ट में से कुछ कुछ स्कूल सेलेक्ट करे और एक क्वांटिटेटिव स्टडी प्रेजेंट करी कि एज अ रिसर्चर जो मेरी पोजीशन है वो अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव रहे। जी। इसमें जब मैं रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह जिक्र आया था जो 2009 का एक्ट है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जब हम उस एक्ट की बात करते हैं तो उस एक्ट के आने के बाद ऐसा सोचा जा रहा था कि बहुत बड़ा एक ये चेंज आ जाएगा कि 25% जो EWS और जो ऐसी कम्युनिटीज़ से बच्चे हैं, SC STs OBCs मुस्लिम्स, इस तरीके के बच्चों को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। तो जब आप रिसर्च कर रही थी तो क्या आपको क्या महसूस हो रहा था कि उस एक्ट का उससे कुछ अंतर पड़ा है, या उसे लागू किया जा रहा है, वो अमल में आ रहा है ठीक तरह से या नहीं? जो इस एक्ट की आप बात कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो 2009 में आया, उसके अंतर्गत मैं बता दूं कि 25% बच्चों जो EWS DG कैटेगरी के हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिलेगा। पर ये EWS हमको पता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और DG मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप। DG के ग्रुप में जो है वो मुसलमान इंक्लूडेड नहीं है। तो तो ये जो है हमें मतलब बिकॉज ये मिसकंसेप्शंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, सिस्टमैटिक मिसकंसेप्शंस हैं। तो अभी जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब जो सोशल और इकोनॉमिक हालात हैं मुसलमानों के, वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड OBC कैटेगरी के लोगों से कम आ रहे हैं। मतलब जो मुसलमान हैं उनके पास कम जॉब्स हैं, कम दे आर मोर पुअर, एंड उनके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका लेसर है देन रिजर्वेशन कैटेगरी। तो DG में ये सारे कैटेगरीज इंक्लूडेड हैं, बट मुस्लिम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन, सो दे आर फेसिंग एक तो एक्सक्लूजन ऐसा है कि हो रहा है, और फिर पॉलिसी का भी मतलब पॉलिसी में मुसलमानों को इंक्लूड करने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है अभी। जी। और जो ये 3% सिर्फ मुस्लिम बच्चे दाखिल हो पा रहे हैं स्कूल के अंदर, इसके पीछे क्या वजह आपको लगती हैं? क्या ऐसा है कि लोग, ऐसा तो नहीं है कि पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर जब लिस्ट आती है उसके बाद जब सिलेक्शन होता है तो सिर्फ उसमें हम देखते हैं कि 3% बच्चे ही अगर दाखिल हो पा रहे हैं इंस्टीट्यूट के अंदर तक, तो इसके पीछे की क्या वजह आपको लगती हैं? देखिए, जो ये नर्सरी स्कूल एडमिशन हो रहा है वो एक बहुत ही रिजिड पॉइंट सिस्टम के ऊपर हो रहा है। ठीक है, ये बोला गया है कि हाँ बहुत ऑब्जेक्टिवली होता है, और ये हो भी रहा है ज्यादातर जगहों पे, मैं बताऊं तो। और ये पॉइंट सिस्टम किसके ऊपर है? तो पहला पॉइंट होता है नेबरहुड का, कि 70% जो पॉइंट्स हैं वो नेबरहुड मतलब आपको आसपास की विसिनिटी में रहना होगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा। फिर दूसरा पॉइंट है एल्यूमिना होना चाहिए, आपके माँ बाप एल्यूमिना होने चाहिए उस स्कूल के, या आपके माँ बाप स्टाफ टीचर होने चाहिए उस स्कूल के, या आपका कोई सिबलिंग होना चाहिए। ये 4 मेन पॉइंट्स है जिसके ऊपर नर्सरी स्कूल एडमिशन होता है। अब जब मुसलमान जो है उनको वो दिल्ली में स्पेशली वो गेटोज में काफी हद तक कॉन्सेंट्रेटेड है,
तो अगर वो प्राइवेट स्कूल्स की विसिनिटी में, अब उनके पास जॉब्स ही नहीं है, तो वो प्राइवेट स्कूल्स की विसिनिटी में उन पॉश सो कॉल्ड पॉश इलाकों में कैसे रहेंगे कि उनको वो नेबरहुड पॉइंट्स मिले, तो वो उसमें मार खा जाते हैं। रही बात सिबलिंग और टीचर्स और एल्यूमिना की, मुसलमानों की जो ये दशा है वो आज की या कल की बात नहीं है, ये अभी बहुत डेकेड से एक्सक्लूजन्स फेस कर रहे हैं, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन्स। तो उसके अंदर माँ बाप तो एल्यूमिना हो नहीं सकते उस प्राइवेट स्कूल के, बच्चे सिबलिंग्स जा नहीं रहे हैं और मुसलमानों को जॉब्स मिल नहीं रहे हैं, तो स्टाफ भी नहीं हो रहे हैं। तो जितने भी पॉइंट सिस्टम हैं ये इतने एलिटिस्ट हैं कि आपको एक मुस्लिम बच्चों को इस पे आने का कोई स्कोप नहीं है। तो पर जो मैंने अगर ये स्टडी आप पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो जब EWS कैटेगरी में ये रिजिड पॉइंट सिस्टम हट जाता है, ठीक है, तो मतलब आप कोई भी जगह से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो आप समझिए कि जब पॉइंट सिस्टम था तो सिर्फ 3% मुसलमान बच्चों को एडमिशन मिल रहा है, लोग ले रहे हैं, और जब ये पॉइंट सिस्टम हट गया तो 16%, जो कि दैट इज द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम चिल्ड्रन इन दिल्ली, सब लोगों ने एडमिशन लिया। तो मतलब जब ये पॉइंट सिस्टम हटा तो एडमिशन हो रहा है बच्चों का और लोग ले रहे हैं। तो ये है रीजन कि मुस्लिम बच्चे अभी प्राइवेट। इसके अलावा मैंने ये भी रिसर्च में आपकी देखा कि एक तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर भी नज़र आता है। अगर हम देखें तो जिन बच्चों का दाखिला हो भी रहा है उसमें लड़कियों की संख्या बहुत कम है बनस्पत लड़कों के। तो इसके पीछे क्या चीज़ हो सकती है, क्या वजह हो सकती हैं आपके हिसाब से? देखिए कि वजह तो यही है कि मतलब अगर आप जेंडर उसकी बात करेंगे कि आज भी ये माहौल है कि जब कि क्योंकि आप मुस्लिम हैं और इकोनॉमिकली अगर आप डिसएडवांटेज हैं, जो कि बहुत तो आप डबली, और आप गर्ल चाइल्ड हैं, तो आप डबली ट्रिपली मार्जिनलाइज्ड हैं। तो और आपको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी कम है, मतलब शायद उनको एडमिशन के लिए उस जगह पे प्राइवेट स्कूल में वो उनकी आशाएं ये ना हो माँ बाप की कि वो बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में जा सके, जो बगल का मोहल्ले का स्कूल है वहीं पे जाना सेफ है। और तो और ये माँ बाप मानते हैं कि शायद मदरसों में या जो गर्ल्स कॉन्सेंट्रेटेड स्कूल्स हैं तो उधर जाना बेहतर होगा। तो ये एक रीजन हो सकता है, पर ये सिर्फ एक पहलू है, ठीक है। दूसरा पहलू जो है वो हमें समझना पड़ेगा कि अगर एक माँ बाप मुसलमान, मैं अपने आप की बात बता रही हूँ, अगर मेरी बेटी जो हिजाब पहन के या अपना सर कवर करके एक प्राइवेट स्कूल में जाती है तो वो इस तरीके की रिलीजियस बुलिंग का शिकार होती है, क्योंकि वो विजिबली मुस्लिम है, ठीक है। लड़कों को इतना पता नहीं चलता है, तो कि अगर आप शक्ल देखेंगे तो कुछ ऐसा पता नहीं, पर अगर एक मुस्लिम लड़की 6th स्टैंडर्ड की 7th स्टैंडर्ड की अगर उसने ये हिजाब पहनने की सोचा तो उसके लिए जो बुलिंग का वो है और जो वो टीजिंग और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है वो बहुत ही हाई लेवल का है। और इसलिए माँ बापों को लगता है, मुस्लिम पेरेंट्स को लगता है कि बेहतर है कि अपने बच्चियों को एक ऐसे इन्वायरमेंट में, सेफ इन्वायरमेंट में भेजें जहाँ पे उनकी रिलीजियस बुलिंग, उनके जो उन्होंने कपड़े पहने हैं उसके बेसिस पे ना हो। तो ये रीजंस हो सकता है। जब मैं आपकी पूरी रिसर्च को पढ़ रहा था तो मुझे उसमें कई जगह पर सच्चर कमेटी का जिक्र दिखा। तो क्या सच्चर कमेटी की जो चीज़ें थीं, जो सिफारिशें थीं, जिन्हें कहा जाता है बहुत सारी लागू की गई, बहुत सारी नहीं लागू की गई, तो क्या उससे कुछ परिवर्तन नज़र आता है आपको, उन कमिटीज़ की जो सिफारिशें थीं उससे? देखिए सच्चर कमेटी अब जो मैंने यूज करा है उसका एग्जाम्पल, बट आई हैड नो चॉइस बिकॉज सच्चर कमेटी जो है एक बहुत ही 15 साल पहले की कमेटी है ये, बिल्कुल। और मतलब अब और मुसलमानों के लिए 15 साल पहले के जो हालात थे और आज के जो हालात हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो हमें उसकी रिकमेंडेशंस जो हो रही हैं
या लागू हुई या नहीं हुई, we should get beyond for Muslims and socio-economic status and education. We should go beyond such now, you know. तो अभी जो आजकल के मौजू में जो इस्लामोफोबिया के environment में बच्चे जा रहे हैं स्कूल, जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, there is a requirement for a new kind of analysis, a new emancipated analysis, जो politically driven ना हो। आजकल के माहौल में मतलब जो एजुकेशन मुसलमान बच्चों के आज के एजुकेशन के हालात बता सके, क्योंकि अब सचर का जो है इट्स बिकम मोर ऑफ a political issue. Sachar, to be frank, it's more about one party saying that it was about Muslim appeasement and vote bank politics, and the other party completely disassociating itself from Muslim victimhood, कि हम लोगों को लेना देना ही नहीं है कि मुस्लिम्स विक्टिम हैं या नहीं है, हमें अपने जो आगे की सरकार बनाने का मौजू है उसके ऊपर लेना। तो अभी सचर जो है वो बहुत ही एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है और रियलिटी सचर से बहुत आगे चली जा चुकी है। जी, ये तो हो गया कि अभी जिस तरह की स्थिति है, बट क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में इन स्थितियों में किसी तरीके का कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ सुधार हो सकता है, या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आ सकती हैं या आई हैं जिससे इस स्थिति को, जो बदहाली की स्थिति है जिसमें मुस्लिम बच्चा एक पढ़ रहा है, क्या इसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन आता आपको आगे आने वाले समय में दिख रहा है? देखिए, पॉलिटिकली ऑन अ पॉलिसी लेवल कुछ दिखा नहीं है, पर ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज होप, एक उम्मीद है। और उम्मीद एक तो सिस्टमैटिक लेवल पे है कि ये रिकग्नाइज करना कि मुस्लिम्स एक डिसएडवांटेज ग्रुप इन माइनॉरिटी इन इंडिया हैं, तो उनको वो सहूलियतें प्रोवाइड करना, वो रिजर्वेशन, खैर एक अलग वो डिस्कशन है, वो सहूलियत और वो सोशल कैपिटल प्रोवाइड करना कि वो डिसएडवांटेज ग्रुप से निकलकर वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे, इकोनॉमिक स्टेटस पे वो लोग कॉन्सेंट्रेट कर, ये सिस्टमैटिक है। जो दूसरा मैंने आपको बताया वो जो इंडिविजुअल लेवल पे है, वो है लोगों की मानसिकता में बदलाव मुसलमानों के प्रति आजकल के माहौल में, कि जैसे अगर आप देखें तो एक वो है अवेयरनेस है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से गुड टच, बैड टच, ये सब चीजें बहुत छोटे लेवल पे बच्चों को बताई जा रही है, प्री स्कूल्स में बताई जा रही है। तो क्यों ना हम ये अब स्कूल सोशल वर्कर्स, एजुकेशनलिस्ट, टीचर्स ये रिकग्नाइज करें कि रिलीजियस बुलिंग फॉर मुस्लिम्स हो रही है। प्लीज बी अवेयर दैट दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, एंड इट इज जस्ट बिकॉज हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतना नॉर्मलाइज्ड है और ये इनविजिबल हो गया है। एक मुस्लिम बच्चा जो है वो सिर्फ 7 साल की, मेरे जो इंटरव्यू में है वो जो मेरे पार्टिसिपेंट्स इंटरव्यू कर रहे हैं उसमें से एक 7 साल की बच्ची ने मुझे बोला, आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम बट आई एम स्कैर्ड टू बी अ मुस्लिम। तो अगर 7 साल की एक बच्ची को ये समझ में आ रहा है कि इस माहौल में एक मुसलमान होने का एक डर है बच्चों के दिमाग में, तो लेट्स प्लीज बी अवेयर दैट रिलीजियस बुलिंग ऑन फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन इज हैपनिंग, एंड हमें इसको कम करने के लिए बच्चों से बातचीत करनी पड़ेगी, उनके काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और उनके माँ बापों से बातचीत करनी पड़ेगी, और और एक ऐसा क्लासरूम, ऐसा स्कूल बनाना पड़ेगा अब जो मुसलमान बच्चों को टारगेट ना करे और उनको और मुस्लिम्स को वायलेंस या टेररिज्म या स्टीरियोटिपिकल जो उनके एक नोशन है दैट मुस्लिम्स आर बैकवर्ड, इससे हर किसी को अपनी सोच, अपनी मानसिकता बदलनी है। बहुत बहुत शुक्रिया जन्नत हमसे इस बातचीत के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को इस बातचीत से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे स्थिति बेहतर भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू मुकुल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।